दोस्तों, आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर गुजरात और दिल्ली की तुलना क्यों की जा रही है। क्या खास है इस चर्चा में। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी। वीडियो के आखिर में आप खुद फैसला कर पाएंगे कि कौन बेहतर है। तो बने रहिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, दिल्ली और अहमदाबाद दोनों शहरों के बीच में से एक नदी बहती है, लेकिन इन दोनों नदियों की कंडीशन में जमीन और आसमान का अंतर है। दिल्ली की यमुना नदी, इसे नदी कहने में भी झिझक होती है। इसकी कंडीशन ऐसी है कि पानी के सारे प्राकृतिक गुण जैसे गायब हो चुके हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को साबरमती रिवर फ्रंट पर आमंत्रित किया था, ये जगह दुनिया के लिए मिसाल बन गई। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी यही नदी कचरे और गंदगी का अड्डा थी। सोचिए, यमुना और साबरमती के हाल कैसे इतने अलग हो गए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1411 में जब अहमद शाह ने साबरमती नदी के किनारे एक शहर बसाया और इसे अहमदाबाद नाम दिया। ये जगह घने जंगलों से घिरी हुई थी। कहते हैं कि उस समय वहाँ एक संत मणिकनाथ बाबा रहते थे। अहमद शाह ने उनसे आशीर्वाद लिया और इसी से शहर का नाम अहमदाबाद पड़ा। लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़ता गया, नदी की हालत बिगड़ती गई। नदी किनारे अवैध झुग्गियां बन गईं। शहर का गंदा पानी यहीं बहाया जाने लगा। ये जगह बाढ़ के दौरान तबाही का केंद्र बनने लगी। लेकिन तब एक फ्रांसीसी आर्किटेक्ट बर्नार्ड कोन ने इस पर ध्यान दिया और सरकार को सजेस्ट किया। उन्होंने सुझाव दिया कि इस नदी का पुनर्विकास किया जाए। हालांकि इस पर काम 1997 तक शुरू नहीं हुआ और 2005 में साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ नदी की सफाई नहीं था। ये परियोजना पर्यावरण बचाने, झुग्गियों में रहने वालों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। सोचिए, 11 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट जिसमें पार्क, गार्डन, होटल और वाटर स्पोर्ट्स शामिल हैं। ये किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन अहमदाबाद ने इसे सच कर दिखाया। क्या आपको पता है कि इस नदी के किनारे 38 जगहों से गंदा पानी बहता था। सरकार ने इसे रोकने के लिए इन सभी नालों को ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ मोड़ दिया। साथ ही बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए 10 मीटर ऊंची दीवारें बनाई गई। और जो सबसे अनोखी बात है वो है नर्मदा डैम और वासना बैराज का इस्तेमाल। इससे नदी में हमेशा पानी बना रहता है, जिससे पानी की गुणवत्ता और जल गतिविधियां दोनों बेहतर होती है। दोस्तों, ये सिर्फ विकास की कहानी नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो बदलाव ला सकती है। जब हम दिल्ली की यमुना को देखने जाते हैं तो ये सवाल उठता है कि क्या ऐसा ही बदलाव यहाँ भी मुमकिन है। सोचिए, अगर दिल्ली की यमुना का भी ऐसा ही कायाकल्प हो जाए तो कितना अच्छा हो। एक मशहूर कहावत है, जहां चाह वहां राह। साबरमती रिवर फ्रंट इसका जीता जागता उदाहरण है। अगर सही नेतृत्व और दूरदर्शिता हो तो असंभव कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नदी के पास जाएं तो याद रखें, ये सिर्फ पानी नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारा भविष्य और हमारी पहचान है। जब भी कोई नदी शहर के बीच से गुजरती है तो वो शहर की आत्मा होती है। ये ना सिर्फ शहर को जीवन देती है बल्कि उसे एक पहचान भी देती है। अहमदाबाद के बीचों बीच बहने वाली साबरमती नदी का हाल आज एक प्रेरणा है। लेकिन कुछ समय पहले ये नदी भी एक गंदे नाले जैसी थी। यहाँ तक कि जब पानी बहता तो आसपास के झुग्गी झोपड़ी इलाकों में तबाही मच जाती। पानी की वजह से बीमारियाँ फैलती थी और लोगों का जीवन असुरक्षित था। लेकिन आज साबरमती नदी का किनारा इतना खूबसूरत है कि ये भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। दिल्ली की यमुना नदी की हालत देखते हुए मन में यही सवाल आता है कि दिल्ली भी ऐसा क्यों नहीं कर सकती। यमुना के किनारे के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके न सिर्फ प्रदूषण फैलाते बल्कि वहां रहने वाले लोगों के जीवन को भी खतरे में डालते हैं। साबरमती परियोजना की एक और खास बात यह है कि इसे आत्मनिर्भर बनाया गया। नदी के किनारे की जमीन को विकसित करके उसे बेचने से जो पैसा मिला उसे इस परियोजना में लगाया गया। ये मॉडल दिल्ली के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। दिल्ली की यमुना के 48 किलोमीटर लंबे हिस्से में से एक छोटा सा इलाका वजीराबाद से ओखला तक 76% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है।
अगर इस हिस्से को साबरमती मॉडल की तरह विकसित किया जाए तो यह दिल्ली के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि की जरूरत है। गुजरात की बात करें तो यहाँ का विकास मॉडल ही इसे खास बनाता है। 2014 के बाद से गुजरात मॉडल ने देश भर में चर्चा बटोरी। ये मॉडल न केवल बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देता है बल्कि इसे आत्मनिर्भर भी बनाता है। गुजरात के गिफ्ट सिटी को ही देख लीजिए। ये भारत का जवाब है सिंगापुर को। यहाँ बड़ी टेक और फाइनेंस कंपनियां अपने ऑफिस स्थापित कर रही हैं। ये भविष्य में गुजरात और भारत के लिए एक आर्थिक केंद्र के रूप में उभरेगा। गुजरात के हर शहर में एक खास बात है, यहाँ लोग नौकरी करने की बजाय अपना बिजनेस शुरू करने पर जोर देते हैं। स्थानीय ब्रांड्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का हिस्सा हो। ये गुजरात के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को दर्शाता है। अब अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो ये उभरती हुई टेक्नोलॉजी का केंद्र बन रहा है। नेस्कॉम और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमदाबाद को भारत की अगली सिलिकॉन वैली बनने की क्षमता है। हालांकि इस दिशा में बेंगलोर अभी आगे है, लेकिन जिस तरह भाषा और राजनीति के मुद्दों के कारण वहाँ परेशानियाँ बढ़ रही हैं, कई कंपनीज अहमदाबाद को एक बेहतर ऑप्शन मान सकती है। गुजरात और दिल्ली के बीच का यह अंतर सिर्फ नदी या विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि सही योजना, दूरदृष्टि और इच्छा शक्ति से बड़े बदलाव संभव है। गुजरात और दिल्ली की तुलना करते हुए एक बात साफ नजर आती है कि दोनों जगहों पर अपनी खूबियां और चुनौतियां हैं। लेकिन अगर विकास, जीवन स्तर और सुविधाओं की बात करें तो गुजरात कई मायनों में दिल्ली से बेहतर उदाहरण पेश करता है। खासतौर पर अहमदाबाद जैसी जगहें जहां लोगों का अपनापन और व्यापारिक सोच उन्हें विशेष बनाती है। यहाँ की एक खूबी यह भी है कि लोग भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करते। अगर आप उनसे हिंदी में बात करें तो वो आपको बड़े ही प्रेम से जवाब देंगे। व्यापार के लिए उनकी सोच ये है कि अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो वो खुशी खुशी आपके साथ जुड़ जाएंगे। अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी विश्व स्तरीय है, वर्ल्ड क्लास है। चौड़ी सड़कें, कम ट्रैफिक और सुविधाएं इतनी सुव्यवस्थित कि यहाँ बिजली तक कभी नहीं जाती। गुजरात में व्यापार की परंपरा सदियों पुरानी है। यहाँ के लोग पीढ़ियों से व्यवसाय कर रहे हैं, खासकर टेक्सटाइल्स उद्योग में। अहमदाबाद का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। 1861 तक यहाँ 74 टेक्सटाइल्स मिलें काम कर रही थी और इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा था। इस उद्योग की सफलता ने अहमदाबाद को भारत का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज खोलने का मौका दिया। आज भी अहमदाबाद से कई प्रसिद्ध ब्रांड्स जुड़े हुए हैं। वॉशिंग पाउडर निरमा, बाग बकरी चाय, बड़ी लाल आइसक्रीम जैसे बड़े ब्रांड्स यहीं से निकले हैं। इनके साथ साथ छोटे और स्थानीय ब्रांड्स भी यहाँ अपने व्यापार को वैश्विक स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात की सरकार व्यापार के प्रति इतनी सकारात्मक है कि टाटा मोटर्स ने जब पश्चिम बंगाल में फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश की और उन्हें वहाँ पर अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने गुजरात का रुख किया। यहाँ की सरकार ने उन्हें हर संभव सहयोग दिया, जिससे न सिर्फ कारोबार को बढ़ावा मिला बल्कि स्थानीय रोजगार भी पैदा हुआ। गिफ्ट सिटी इसका एक और एग्जाम्पल है, जहां टेक्सटाइल और वित्तीय कंपनीज अपने ऑफिस स्थापित कर रही हैं। यहाँ की सरकार ने उन्हें टैक्स में छूट दी है, जिससे बड़े निवेशकों को यहाँ आने के लिए प्रोत्साहन मिला। गुजरात में व्यापार करना इतना आसान है कि यहाँ की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग हमेशा हाई रहती है। इसके अलावा अहमदाबाद जैसे शहरों में जीवन की क्वालिटी, गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ की जीवन लागत काफ़ी कम है, लेकिन सार्वजनिक सुविधाएं किसी भी बड़े शहर की तुलना में बेहतर है। दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ बारिश में सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और प्रदूषण में सांस लेना मुश्किल हो जाता है, अहमदाबाद इन समस्याओं से कोसों दूर है। यहाँ की एक और खासियत है कि अपराध दर कम है। अहमदाबाद को भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ का खाना, खाकरा, फाफड़ा और ढोकला आपको हर नुक्कड़ पर आसानी से मिल जाएगा। सस्ते दामों पर मिलने वाला ये खाना स्वाद में 5 स्टार होटल्स के बराबर होता है। दिल्ली की तुलना में गुजरात का यह मॉडल एक सीख देता है कि कैसे दूरदर्शिता, सही योजनाओं और सहयोग से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या सुविधाओं की बात नहीं, ये सोच की बात है।
तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए एक सशक्ति और सही दिशा की ज़रूरत है। गुजरात ने ये साबित कर दिखाया है और हमें उम्मीद है कि बाकी स्टेट्स भी इससे प्रेरणा लेंगे। आपकी क्या राय है, इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।